यह बात बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव हुआ करता था। यहाँ पर बहुत से किसान रहा करते थे जो कि खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं थे वो बड़े जमींदारों के यहाँ काम करते थे। इसी गांव में ध्यानचंद नाम का एक जमींदार रहा करता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के गरीब किसानों को पैसा उधार में दिया करता था और वक्त पर पैसा न लौटाने पर उनसे दोगुना ब्याज वसूली करता था। इसी गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहा करता था जो बहुत ही गरीब था, जिसके पास कोई जमीन नहीं था। इसलिए जमींदार ध्यानचंद के घर की साफ सफाई और घर की देखभाली का काम किया करता था। गोलू बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी पत्नी थी। सोनिया, सुनती हो? खाना जल्दी दो, जमींदार जी के यहाँ काम पर जाना है। जाने में थोड़ा सा भी लेट हो गया तो सेठ जी पूरा खाया पिया निकाल देंगे। आप भी न जी, कितना डरते हैं सेठ जी से। थोड़ा लेट क्या हो जाता है, पूरा घर ही सर पर उठा लेते हो। थोड़ा रुकिए, अभी अरे ये क्या, सब्जी नहीं है? अच्छा, सब्जी कहाँ से लाऊं? जो तुम कल पैसा दिए थे उसका मैं चावल ही ला पाई हूँ। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं ये चावल ही खा लेता हूँ। ना जाने हमें कब बढ़िया पकवान खाने को मिलेगा। अजी, मैं तो कब से कह रही हूँ कि ध्यानचंद सेठ के पास काम छोड़ दीजिए। ध्यानचंद सेठ एक नंबर का लालची और धूर्त किस्म का आदमी है। इतना सारा काम करवाता है और थोड़े से पैसा देता है, जिससे एक शाम का राशन भी नहीं हो पाता। नहीं सोनिया, ऐसे नहीं बोला करते। सेठ जी के वजह से ही तो हमारे घर में चूल्हा जलता है। हाँ, उन्हीं के वजह से तो चूल्हा जलता है। कहीं दूसरे सेठ के घर में काम करने से क्या चूल्हा जलेगा? भूखे रह जाएंगे। जाइए जाइए ध्यानचंद सेठ के पास, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी एक न छोड़ेंगे। मैं क्या रे गोलू, आज फिर तुम देरी से आया है? नहीं सेठ जी, सिर्फ 5 मिनट तो लेट हुआ ही है। अच्छा ठीक है, शाम के तुम 1 घंटा देरी से घर जाना। तेरे 5 मिनट का हिसाब एक घंटा से वसूला जाएगा। अच्छा चल जा, जाके सारा काम निपटा, बहुत सारा काम पड़ा है। फिर गोलू घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। सेठ जी, कोई द्वार पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। इतनी सुबह सुबह कौन मिलने आया? ठीक है, भेज दो उसको यहाँ पर। फिर वह नौकर उस आदमी को सेठ जी के पास लाता है। सेठ जी, कुछ पैसे उधार चाहिए था। उधर तो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे तुम्हें मैं उधर नहीं दूंगा। हाँ लाया हूँ, अपने बीवी का कंगन लाया हूँ। ये कंगन लेकर के मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा देरी रुको, मैं तुम्हें देता हूँ। ध्यानचंद चांदी के कंगन लेकर उस आदमी को पैसा दे देता है। फिर ध्यानचंद मंगरू से बोलता है, आजकल गांव के लोग ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले जा रहे हैं। इन गांव वाले को क्या हो गया है? अरे मंगरुआ, पता तो कर, इन गांव वाले को कोई खजाना तो नहीं मिल गया है? साहिब जी, मैंने सुना है कि इस गांव में एक नया सेठ आया है। पूरे गांव में उसी की चर्चा है और आजकल लोग उसी से पैसा ले रहे हैं। और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे ऐसे ही उधारी देता है। गांव में कौन ऐसा दानी पैदा हो गया जो बिना कुछ रखे पैसे देता है? एक बार उससे भी मिलना पड़ेगा। अगले दिन ध्यानचंद उस नए सेठ रामचंद्र के पास पहुंच जाता है। जब ध्यानचंद रामचंद्र के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर तो ध्यानचंद से भी अच्छा है। उसको मन ही मन रामचंद्र से ईर्ष्या होने लगता है और रामचंद्र से मिलने के बाद बोलता है, क्यों भाई, तुम सभी गांव वाले को उधारी दे रहे हो और उसके बदले में कुछ भी गिरवी के तौर पर नहीं ले रहे हो। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भाई, मैं सभी गांव वाले को ऐसे ही पैसा देता हूँ। इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अरे यह बेचारे भोले भाले लोग, ये क्या करेंगे भला? गांव वालों को भोला मत समझो, कल ये तुम्हारे सर पर चढ़ के बोलना शुरू कर देंगे। ये क्या करेंगे भला? और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी बिना ब्याज के पैसे दिया करो, पुण्य मिलेगा। भाई तुम ही पुण्य कमावो, मैं कहीं और से पुण्य कमा लूंगा। अगर इतना कहकर ध्यानचंद वहाँ से चला जाता है। रामचंद्र के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था और छुट्टियों में वो घर अपने माता पिता से मिलने आया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले रामचंद्र के बेटा छुट्टी पर आया था और छुट्टी खत्म होते ही शहर चला जाता है।
इधर ध्यानचंद घर पर आकर सोए रामचंद्र के घर के बारे में ही सोच रहा था। रामचंद्र के घर इतना अच्छा है तो उसके घर पैसा भी बहुत होगा। ऐसा सोचकर ध्यानचंद के मन में एक विचार आता है और वह रात के अंधेरे में चुपके से गोलू के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुराकर पहन लेता है। कपड़ों में तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मुझ पर किसी का शक भी नहीं होगा। अगर किसी ने गलती से मुझे देख भी लिया तो इन कपड़ों की वजह से मुझे गोलू ही समझेंगे लोग। ऐसा सोचकर ध्यानचंद चुपके से रामचंद्र के घर पहुंच जाता है और उसके तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर भाग जाता है। सुबह जब रामचंद्र की आंख खुलता है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। थोड़े ही देर में घर में पुलिस भी आ जाती है। रामचंद्र पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोग से पूछताछ करता है। इस पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता है। गांव वालों को कुछ पता ही नहीं होता है। एक सप्ताह बाद फिर से पुलिस रामचंद्र के घर आता है और बोलता, जी अभी तक कोई वैसा सुराग नहीं मिला है जिससे आपका सामान और पैसा मिल सके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि आपके घर में चोरी करने की हिम्मत किसने की। तभी पुलिस की नजर रामचंद्र के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और रामचंद्र से पूछता है, ये क्या है? अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है, वो मेरा बेटा है ना, अभी अभी एक सप्ताह पहले वो घर पर आया था, उसी ने ये कैमरा लगाया था। कह रहा था कि शहर में बहुत से कैमरे लगाए जाते हैं, इसलिए मैं भी अपने घर में कैमरे लगाएंगे, और उसी ने यह कैमरा लगाया है। मैं इस कैमरे की मदद से उस चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सीसीटीवी कैमरे चोरी होने के पहले लगाई गई है ना, तो इसमें वो चोर जरूर दिख जाएगा। पुलिस देखती है कि कोई आदमी पीले रंग का कुर्ता और उजले रंग की धोती पहने कमरे में घुसता है और तिजोरी से पैसा और गहने लेकर बाहर निकल जाता है। जब उस कपड़े की छानबीन होती है तो पता चलता है कि वो कपड़ा गांव के गोलू नाम के व्यक्ति का है। पुलिस गोलू के घर पहुंचती है और गोलू को पकड़ लेती है। क्यों रे, तुमने रामचंद्र के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहिब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की तो एक सप्ताह पहले रामचंद्र के घर में क्यों घुसा? सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड हुई है। कैसे तुम उनके कमरे में घुसा और कैसे उनके तिजोरी में सारे पैसे और सारे जेवर चुराकर भाग गया? अब जल्दी बता कि जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं। पर साहिब जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो तुम ऐसे नहीं बताएगा। ले चलो इसे थाने में और हवालात में बंद कर दो। 2-3 दिन भूखे प्यासे रहेगा तो खुद ब खुद बता देगा। पुलिस गोलू को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ गोलू की पत्नी और उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। गोलू की पत्नी गोलू से मिलने थाने पहुंचती है और वहां पर गोलू से बोलती है, जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। सोनिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की है। ये कह रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं किया हूँ, तो ये सच है कि उसने चोरी नहीं की। फिर ये पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में आते एवं जाते हुए इनको देखा है? एक बार सीसीटीवी कैमरे को देखना ही होगा। सेठ इतना सोचकर वह रामचंद्र के घर पर जाती है और एक बार फिर सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। रामचंद्र भला आदमी था, वह तुरंत सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में देखकर सोनिया तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो गोलू का ही है, पर यह इंसान गोलू नहीं है। जी, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये कपड़े मेरे पति की ही है, लेकिन इन कपड़ों में जो इंसान है वो मेरे पति नहीं है। किसी ने मेरे पति का कपड़ा पहनकर चोरी की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी भावचाल सब अच्छी से जानती हूँ। किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। सोनिया, अगर ऐसा है कि कैमरे में दिख रहा वो तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई और है, तो तुम्हें साबित करना होगा कि गोलू चोर नहीं है। सोनिया एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखती है। तभी सोनिया की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक हाथ में सोने की घड़ी पहन रखी थी। सोनिया कुछ सोचती है और सेठ से कहती है, साहिब जी, आप ये घड़ी देख रहे हैं ना? ये घड़ी मेरे पति का नहीं है। इस गांव में जिस भी व्यक्ति के पास यह सोने की घड़ी है, चोर वही इंसान है। जहां सोनिया मन ही मन सोचती है, जिस भी व्यक्ति के पास यह सोने की घड़ी है, चोर वही इंसान है।
जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वह सोने की घड़ी खरीद सके। हमारे गांव में ऐसी घड़ी या तो जमींदार जी के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। हमारे गांव में जो जमींदार है वो तो आजकल काम के सिलसिले में तो दूसरे गांव गए हैं। गांव में बचे सेठ ध्यानचंद, हाँ वह एक नंबर का लालची आदमी है, जरूर इसके पीछे उसी का हाथ होगा। साहिब जी, मैं समझ गई कि चोरी किसने की होगी, बस आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है और मैं वही इकट्ठा करने जा रहा हूँ। इतना कहकर सोनिया ध्यानचंद के यहाँ पहुँच जाती है और जब सोनिया की नजर ध्यानचंद के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि ध्यानचंद ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी फुटेज में थी, और वह समझ जाती है कि ध्यानचंद ही वह व्यक्ति है जिसने रामचंद्र साहिब के घर से चोरी की। सोनिया को देख ध्यानचंद उससे पूछता है, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पति तो चोर निकला, तुम भी यहाँ पर चोरी करने आई हो क्या? नहीं। सोनिया मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस ध्यानचंद को मुझ पर शक हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ बहाना तो बनाना ही होगा। हे सेठ जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप हमें थोड़े दिन के लिए काम पर रख लीजिए। तुम्हें यहाँ काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तुम्हारे पति ने चोरी की है। तुम भी यहाँ रहकर चोरी कर लेगी। मेरे घर से जा चल। सोनिया तो यही चाह ही रही थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ध्यानचंद ने खुद ही उसे जाने के लिए बोल दिया। उदास होने की नाटक करके सोनिया वहाँ से चली जाती है और पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ पर वह सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस ध्यानचंद के घर तुरंत पहुँच जाती है और देखती है कि ध्यानचंद ने वही घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। पुलिस भी सब समझ जाती है और ध्यानचंद को पकड़कर थाने ले जाती है। रामचंद्र भी थाने पहुंच जाता है। पुलिस ध्यानचंद को पकड़कर तहखाने में बंद कर देती और गोलू को रिहा कर देती है। खा गया। मुझे लगा कि तुमने ही चोरी की होगी, पर तुम्हारे पत्नी ने तो कमाल ही कर दिया। उसे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था। वह शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति चोर नहीं है। ऐसी पत्नी किस्मत वाले को ही मिलता है। अच्छा, मुझे घर की देख रेख और घर की सफाई के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। तो क्या तुम कल से मेरे घर पर काम पर आ सकते हो? और हाँ, पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। मैं तुम्हें उस ध्यानचंद से ज्यादा रुपया दूंगा। इस तरह गोलू अब से रामचंद्र के यहाँ काम करने लगता है और रामचंद्र उसे काफी अच्छी तनख्वाह देता है। इस तरह गोलू का गुजारा काफी अच्छी तरह से हो जाया करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।